नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। जाति हमारे देश में लकी ड्रॉ की तरह है। चुनाव से पहले स्क्रैच कीजिए और किस्मत ने साथ दिया तो आप जरूर जीतेंगे। यही स्क्रैच कूपन लेकर जीता नाम आज ही आजकल घूम रहे हैं चारों तरफ। विदेश जाकर सभी से कहते हैं बिहार में निवेश कीजिए, पर बिहार आकर भारतीय और बिहारी की परिभाषा भूल जाते हैं। सारा ध्यान जातिगत राजनीति के निवेश में लगा देते हैं। उधर देश को बचाने के लिए गैर भाजपावाद का नारा भी फ्लैट डिस्काउंट की तरह ही लग रहा है आजकल। दल मिल तो रहे हैं, पर देखिए मामला फ्लैट ही रह जा रहा है। और जितने भी पुण्य कमाने हैं जिंदा रहते ही कमा लीजिए, क्योंकि अब गंगा खुद सांसारिक माया मोह से मुक्त होने वाली। और अब आइए आज की राजनीतिक और दूसरी खबरों को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं डीएनए टेस्ट। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच महागठबंधन हुआ। विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन को सफलता भी मिली तो देश भर में यह प्रयोग दोहराने की बात भी चली। लालू और नीतीश समाजवादियों को एक मंच पर लाने में जुट गए। कुछ दिन पहले देखिए, दिल्ली में मुलायम सिंह के आवास पर जनता दल परिवार के सदस्यों की बैठक हुई और एक होने का संकल्प भी दोहराया गया। लेकिन यह संकल्प झारखंड में कहीं ना कहीं तार तार होता दिख रहा है। अब यहां स्थिति यह कहती है कि कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के बीच 65, 5 और 10 के फॉर्मूले पर सहमति बनी। लेकिन इसके बाद जेडीयू ने सबसे पहले 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और गठबंधन में जो दरार पड़ी उसको दिखाया। अब वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह ने बयान दिया और वशिष्ठ नारायण सिंह ने आज ये कहा कि झारखंड में कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन तो है, लेकिन 10 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, स्थिति है कि जेडीयू से एक कदम आगे बढ़ते हुए आरजेडी ने 10 की बजाय 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। पहले चरण की 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर देखिए जेडीयू और आरजेडी के बीच ही मुकाबला हो रहा है। जैसे हुसैनाबाद सीट देखिए, हुसैनाबाद सीट जिस पर आरजेडी का कब्जा है, वहां आरजेडी उम्मीदवार संजय कुमार सिंह या उनके खिलाफ जेडीयू ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। छतरपुर सीट की आप बात कर लीजिए, जिस पर जेडीयू का कब्जा रहा है, तो भैया जेडीयू की सुधा चौधरी के खिलाफ आरजेडी ने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया। मनिका सीट की स्थिति भी यही है। मनिका सीट पर भी कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो वशिष्ठ नारायण सिंह ने दरअसल कहा क्या, ये आपको सुनाते हैं। पार्टियों के दावे होते हैं और उनके कार्यकर्ताओं की मंशा होती है कि अधिक से अधिक सीटों पर हम लड़ें। 2-3 जगह की बात चल रही है और यदि हमारे भी उम्मीदवार हैं, उनके भी उम्मीदवार हैं, तो 8-10 सीटों पर तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। तो मतलब आप ये कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर साफ कि झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन की स्थिति तार तार है। इसकी धार कहीं ना कहीं कुंद भी पड़ने लगी है। तो आगे स्थिति ये कहती है गठबंधन को लेकर के जो स्थिति झारखंड में बन रही है वो ये कि कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी चाह कर भी देखिए एकजुट नहीं खड़े हो पा रहे हैं। इसलिए सबसे अहम सवाल झारखंड की राजनीति में यह है कि क्या 80 के दशक की राजनीति वापस आ रही है। दरअसल 80 के दशक में राजनीति की 2 धुरी बनी थी जो कांग्रेस विरोध के आंदोलन से उपजी थी। एक धुरी पर कांग्रेस और दूसरी धुरी पर सारे राजनीतिक दल। लेकिन ये एकजुटता थोड़े समय का सपना साबित हुई। आपसी अंतरकलह और अंतर विरोधों की वजह से देखिए कांग्रेस की सियासी ताकत पर लगाम लगाने का जो सपना था वो धरा का धरा रह गया। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो उस दौर को आप याद करेंगे और वो चीजें आपके जहन में आएंगी कि कैसे कांग्रेस के विरोध की धार कुंद हो गई। तो अभी फिलहाल क्या बीजेपी को रोकने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुआ ये कि नीतीश कुमार, लालू यादव और मुलायम सिंह, इनकी मुलाकात हुई और एक बार फिर समाजवादियों को एक मंच पर आने की बात कही गई और गैर भाजपावाद का नारा बुलंद करने की कोशिश भी हुई। यानी देखिए, जो रास्ता कभी कांग्रेस के विरोध के लिए इस देश में अपनाया गया, उसे अब बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए चुना जा रहा है। चलिए, यहां तक भी ठीक है। उधर बीजेपी क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी के नाम का जाप करके ही राज्यों को फतह करने में लगी हुई। यानी मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने का तो जमाना ही चला गया। अब नेता ही पार्टी की जीत और हार सुनिश्चित करते हैं। और राजनीति की आप इसे नहीं परिपाटी कहिए या दुखद सच कहिए, विपक्ष भी मुद्दों को नहीं व्यक्ति का विरोध करने पर उतर चुका है चारों तरफ। खैर, सवाल देखिए झारखंड का है तो झारखंड में गैर भाजपावाद के नारे का सवाल जो कहीं ना कहीं बिखरता नजर आ रहा है। बीजेपी की मुखालफत करने के लिए नीतीश, लालू साथ है तो लगा कि भाई इस दौर में भी विपक्ष की भूमिका खत्म नहीं हुई है और इंदिरा गांधी के जमाने में जो हालत विपक्ष की थी वो मोदी के जमाने में शायद नहीं होगी। पर अगर आप बिहार और झारखंड की राजनीति को देखें तो लगता है कि एक समय केंद्र में कांग्रेस के विरोध में
जिस सक्रियता के साथ विपक्ष गोलबंद हुआ था, जैसी एकजुटता उस समय दिखाई दी थी, वो अब ऐसी नहीं दिखती। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ या कश्मीर में देखिए, कांग्रेस के साथ जो पार्टियां थी वो बीजेपी के लिए अब हमदर्दी दिखा रही हैं। तो सवाल ये कि क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी के विरोध की चर्चा तक तो ठीक है, पर दलों के पास कोई ठोस नीति या कार्यक्रम ही नहीं है जिसको लेकर मोदी का वो मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए एक तरीके से सेफ गेम होगा, क्योंकि उसे विपक्ष के लिए कोई रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं, विपक्ष खुद वॉक ओवर देने के मूड में है। बिहार में देखिए, बिहार में विधानसभा के उपचुनाव के बाद यह कहा गया कि महागठबंधन ही बीजेपी को राजनीतिक तौर पर एक चैलेंज दे सकता है, चुनौती दे सकता है। पर झारखंड में स्थिति क्या है? झारखंड की स्थिति साफ तौर पर यह कहती है कि अभी तक वो दिशा ही तय नहीं हुई जिधर मोदी लहर को मोड़ा जाना है। तो एक सवाल यह भी कि झारखंड में सबसे ज्यादा सरकार में रहने वाली पार्टी यानी बीजेपी के विरोध के लिए दूसरे दल चाह कर भी चुनौती नहीं दे पाएंगे, और ऐसा हुआ तो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस चुनाव में सबसे पिछले पायदान पर खड़े नजर आएंगे। क्योंकि एक तरफ देखिए हेमंत सोरेन 14 साल बनाम 14 महीने का नारा दे रहे हैं, उधर बीजेपी देखिए, बीजेपी मेक इन झारखंड के साथ मैदान में है। पर महागठबंधन के घटक दलों के पास फिलहाल एक दूसरे को नसीहत देने से फुर्सत नहीं है। इसलिए सवाल यह भी है कि 80 के दशक के जिस राजनीति को वापस लाने की कोशिश हो रही, क्या वो शुरू होने से पहले ही या पहल के स्तर पर ही दम तोड़ देगी या दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। इंदिरा गांधी के जमाने में देखिए कांग्रेस का विरोध हुआ तो उसकी एक बुनियाद भी थी, इमरजेंसी, बेरोजगारी, गरीबी के खिलाफ लोगों ने जमकर आवाज उठाई, और ये सारे मुद्दे जो विपक्ष में उस समय पार्टियां थी उनके साथ जाने में मददगार साबित हुए। पर जहां झारखंड में देखिए विपक्ष को मुद्दों पर माथापच्ची करनी चाहिए थी, वहां सारा मामला सीट बंटवारे को लेकर मारामारी की स्थिति। ऐसे में सवाल यह भी है कि जिस तरह कांग्रेस को चुनौती देकर जनता पार्टी की सरकार बनी थी पर राजनीतिक स्थिरता देने में नाकाम रही, उसी तरीके से गैर भाजपावाद का नारा भी फिलहाल किसी मुकाम तक पहुंचता नजर नहीं आ रहा। बल्कि उस दौर से तुलना करेंगे तो शायद जल्दबाजी भी होगी, क्योंकि सत्ता मिलने के बाद जो स्थिति चंद्रशेखर की सरकार की हुई थी वो भी सत्ता मिलने से पहले ही झारखंड में दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की राजनीति की, और दिलचस्प स्थिति है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने विवादास्पद बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और एक बार फिर मांझी अपने बयान को लेकर विवाद में। अब इस बार उन्होंने अगड़ी जाति के लोगों को विदेशी कह दिया है। दरअसल मांझी बगहा में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊंची जाति के लोग इस देश के मूल निवासी नहीं हैं, फिर भी राज कर रहे हैं। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आदिवासी और दलित ही यहां के मूल निवासी हैं और उन्हें अपना अधिकार लेना चाहिए। दारू पीना छोड़ो और छोड़ करके बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ो। बिहार सरकार तुमको हर तरह से मदद करेगी, और तुम्हारा संकल्प है, तुम आदिवासी हो, हम लोग हिंदुस्तान के आदिवासी हैं, जो बाहर से आर्यन आकर के हम पर आक्रमण किया। आज दूसरा जाति, जो बड़ी जाति की बात करते हैं, वे लोग सब विदेशी हैं, हम लोग सब आदिवासी हैं, मूल निवासी यहाँ का, हमारा यहाँ अधिकार है। अब ये जो बयान आपने देखा, इसके 24 घंटे बाद सीएम जीतन राम मांझी से जब पूछा गया तो उन्होंने एक बार फिर कुछ इसी तरीके का बयान दिया है, वो भी दिखा रहे हैं। सर, आप कल बगहा में बोले कि मैं पहले दलित का बेटा हूं फिर मुख्यमंत्री हूं, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अभी तो स्पष्ट संदेश है, आगे मैं कहूं कि ब्राह्मण हूं। सर, आप कल बगहा में बोले कि मैं पहले दलित का बेटा हूं फिर मुख्यमंत्री हूं, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अभी तो स्पष्ट संदेश है, आगे मैं कहूं कि ब्राह्मण हूं। तो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आर्यन की परिभाषा का हवाला देकर बड़े आराम से साबित करने की कोशिश की कि ये धरती अगड़ी जातियों की नहीं है। जी हां, आपने सही सुना, और ये इसी दौर में हो रहा है जहां राजनीति जाति से ऊपर उठने की बात कहती है। तो पहला सवाल यह है कि आर्यन को बाहरी बताकर मांझी क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का ज्ञान बढ़ाने के लिए थोड़ी चर्चा आर्यनों की कर लेते हैं, उसके बाद राजनीति पर भी जाएंगे। पहली बात तो यह है कि आर्य शब्द का संबंध किसी जाति से है ही नहीं। आर्य शब्द का संबंध भाषा से है, इसे किसी एक खास जाति से जोड़कर देखा ही नहीं जा सकता, जैसा कि इशारा बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया है। दूसरी अहम बात यह है कि आर्य के संबंध में इतिहासकारों की भी राय अलग अलग है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य दरअसल भारत के ही रहने वाले थे, जो बाहर रहने लगे और एक बार फिर भारत में वापस आ गए। जैसे देखिए, जर्मन विद्वान मैक्स म्यूलर के मुताबिक आर्य
कैस्पियन समुद्र के पास रहने वाले लोग थे जो बाद में पर्शिया और भारत रहने गए। और दूसरे इतिहासकार देखिए, दूसरे इतिहासकार हुए भगवान एस गिडवानी। उन्होंने किताब लिखी और किताब का नाम था द रिटर्न्स ऑफ आर्यन। इसमें लिखा गया है कि आर्यन भारत से ही दुनिया की दूसरी जगहों पर रहने गए। अगर वो भारत के नहीं होते, यानी आर्यन अगर भारत के नहीं होते, तो उनकी किताबों में दुनिया के और भी हिस्सों का जिक्र क्यों नहीं होता। और भी अलग अलग मत आर्य को लेकर के हैं। कभी हिटलर ने खुद को आर्य कहा, कभी बाल गंगाधर तिलक ने आर्य को साइबेरिया का मूल निवासी बता दिया। मतलब मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो स्थिति ये रही कि इतिहास में अपनी पहचान को लेकर किताब दर किताब भटकने वाले आर्य को बिहार के मुख्यमंत्री एक झटके में पहचान दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्यों? क्या जाति आधारित राजनीति के माध्यम से मांझी अपनी जमीन बनाने के लिए दलितों की धरती जैसे शब्दों का इस्तेमाल आज कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या जीतन राम मांझी समाज के अंदर अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच आर्थिक असमानता की जगह विरासत की ऐसी लकीर खींचना चाहते हैं जिसको मिटाया ना जा सके? क्योंकि मांझी का बयान राष्ट्रीयता को कटघरे में खड़ा करेगा और समाज को वापस वहीं पहुंचा देगा जहां से बिहार निकलने की कोशिश करता रहा है। अगर ऐसा हुआ मान लीजिए, तो मांझी जाति की राजनीति के नए प्रणेता होंगे। और यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि जिस दलित राजनीति के बहाने नीतीश या लालू सत्ता को साधने में कामयाब हुए, क्या उस पर अब मांझी की नजर है? क्योंकि दलितों के नेता का एकाधिकार होने का दावा करने वाले रामविलास पासवान से लेकर नीतीश लालू तक अब ये सारे नेता सोशल इंजीनियरिंग की बात करते नजर आते हैं। तो मांझी हर मंच पर देखिए जाति का कार्ड खेलने से बाज नहीं आते। तो क्या मांझी की महत्वाकांक्षा दलितों का चेहरा बनने की है? वैसे सवाल ये नहीं है कि मांझी क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि आप जनता क्या चाहती है। और तब तक आर्यों की नई नई परिभाषा पर बहस सुनने के लिए टीवी पर तैयार रहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होते हैं। गंगा की बात करते हैं। गंगा नदी ही नहीं, आप जानते हैं भारतीयों की आस्था का केंद्र है, इसे मां का दर्जा प्राप्त है। लेकिन पतित पावनी गंगा आज इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि अब उसके अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने गंगा के प्रति गंभीरता दिखाई है और उनकी गंभीरता का ही असर कहिए कि कटिहार में गंगा नदी में अधजले शवों और लकड़ियों के प्रवाह पर रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। अविरल, निर्मल और पतित पावनी गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से गंगा सागर तक के सफर में असंख्य प्राणियों को जीवन देती हैं। जिस पावन पवित्र गंगाजल को हम आस्था की दृष्टि से देखते हैं, उसी को अपने कर्मकांड और धार्मिक आडंबरों की आड़ में दूषित करने से भी नहीं चूकते। लेकिन पिछले दिनों काशी के 80 घाट पर गंगा की सफाई के लिए देश के प्रधानमंत्री की मुहिम का असर अब होने लगा है। और गंगा सफाई की मुहिम का ही असर है कि कटिहार जिले के काढ़ागोला गंगा घाट पर अब शव के दाह संस्कार के बाद बचे हुए अवशेषों को गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाता, बल्कि उसे जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। और यहाँ दाह संस्कार के लिए आने वाले लोगों को ये सुझाव देते हैं घाट के रखवाल। उसको जला के जो उसका बॉडी थोड़ा सा बचा, उसको जमीन के खड्डा खान के दाब दिया, उसको दफन करके और गंगा में कुछ नहीं जाने दिया। जैसे दुनिया चलता है परंपरा, उसी ढंग से गंगा में एक रत्ती गंदगी न होने दिया। उसको सफाई करते हैं, जलवा देते हैं, गंगा जी में नहीं देते, फूल रखते हैं, सब उसको पूरे सफाई कर देते हैं। गंगा माता है, उसमें सफाई रहना चाहिए। इस सब को हम कहते हैं और यही काम करवाते हैं। सर जला करके राख अलग भेज देते हैं, गंगा जी में नहीं देने देते हैं। इलाके के लोगों का मानना है कि गंगा सफाई के लिए जब देश की सरकार सजग दिख रही है, तो समाज को भी सरकार के इस अभियान को आगे बढ़कर समर्थन करना चाहिए। अब सरकार की मानसिकता अगर पवित्र करने की है
और उसको सरजमीन पर उतारने के लिए सतत प्रयास करे तो हम नहीं समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात। और एक साधारण आदमी जब घाट की पहरेदारी चौकीदारी करने वाला जब इस प्रकार का मिशन अपने मन में रखा है तो हम सब लोगों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और गंगा को साफ होना चाहिए। पूरे देश में यदि इस तरह का मनता पूरा हर जगह यदि इसको लेके चले तो हम ऐसा लगता है कि स्वच्छता पूरे भारत में ये नरेंद्र मोदी का सपना पूरा होगा और उनका सपना पूरा होगा, हम लोगों का जनजीवन का सपना पूरा होगा। गंगा सफाई को लेकर कटिहार के काढ़ा गोला गंगा घाट के रखवार की एक कोशिश न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के गंगा सफाई अभियान को मिल रहे समर्थन की एक मानगी है बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का काम भी कर रहा है। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। गंगा नदी भारतीयों की आस्था का केंद्र है और अपने प्रवाह क्षेत्र में निवास करने वाले 40 करोड़ लोगों के जीवन का आधार भी। लेकिन लोगों की नासमझी और सरकारी उदासीनता की वजह से देखिए इस पवित्र नदी का अस्तित्व संकट में है। गंगा इतनी मैली हो चुकी है कि अगर हम अब नहीं चेते तो ये नदी इतिहास बन सकती है और इतिहास बनने की कगार पर भी है। यूनाइटेड किंगडम के ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप से अनुदान प्राप्त गंगा एक्शन प्लान के प्रभावों पर हुए एक अध्ययन के मुताबिक गंगा नदी गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के अपने प्रवाह क्षेत्र में 29 प्रथम श्रेणी, 23 द्वितीय श्रेणी के शहरों और 48 नगरों के अलावा हजारों गांवों को पोषित करती है। इस आबादी का रोजाना 1.3 अरब लीटर सीवेज सीधे गंगा नदी में उत्सर्जित होता है। इसके अलावा 26 करोड़ लीटर औद्योगिक कचरा, 60 लाख टन उर्वरक और 9000 टन कीटनाशक दवाओं से निकला अपशिष्ट पदार्थ, हजारों पशुओं और मनुष्यों के शव भी गंगा की दशा को दयनीय बना रहे हैं। प्रदूषण के कारण गंगा किनारे रहना खतरनाक हो चुका है क्योंकि इसके तटीय इलाके में भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है। इन स्थितियों से निपटने के लिए 1985 में महत्वाकांक्षी गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया, लेकिन ये प्लान गंगा और प्रदूषण को जहरीले तत्वों से मुक्त कराने में नाकाम रहा। इस प्लान के लॉन्च होने के बाद देखिए 29 साल बाद स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। इसके पीछे की वजह आस्था से जुड़ी हुई है। हर दिन आप चौंक जाएंगे, गंगा में 33,000 जले या अधजले प्रवाहित किए जाते हैं। शव की बात कर रहे हैं हम, और इन शवों को जलाने के लिए 16,000 टन लकड़ी की आवश्यकता होती है और उससे 600 टन से ज्यादा राख बनती है। साथ ही 300 टन जला मांस, 6,000 पशु शव नदी में तैरते और सड़ते रहते हैं। ये सभी गंगा के जल में जहर घोलते हैं। कटिहार में गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जो कदम उठाया गया है वो काफी सराहनीय है। जरूरत है गंगोत्री से लेकर बंगाल तक ऐसा हो, और अगर ऐसा हुआ तो गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनने में देर नहीं लगेगी। एक छोटा सा विराम ले रहे हैं, हाजिर होते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा, पर उनके सपने पर कैसे उनके अपने ही झाड़ू लगा रहे हैं। एक रियलिटी टेस्ट अमित झा की दिखा रहे हैं आपको, देखिए। हाथ में झाड़ू थामे ये हैं केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने इनकी पीठ थपथपाई और इन्हें स्वच्छता पर बयान देने के मौके भी मिले। इस बयान के बाद अब इसके मायने समझिए और हकीकत देखिए। राष्ट्रीय अभियान है, मंत्री लोग सफाई कर रहे हैं, देश की नई शुरुआत है, एक नया जागृति बन रही है। सड़क और प्लेटफॉर्म पर झाड़ू नहीं बल्कि पीएम मोदी के सपनों पर ही झाड़ू फिर रहा है। हमने एक एक कर मंत्रियों के आवास का जायजा लिया। पहले देखिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के घर के बाहर की स्थिति। आजकल जिसे देखें हाथ में झाड़ू लेकर नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के साथ जुड़कर मीडिया के सामने फ़ोटो खिंचवाते नज़र आता है। और हम हैं रविशंकर प्रसाद के घर के बाहर, पटना स्थित घर के बाहर। जो दीवार है आप देख सकते हैं, वहाँ पर कचरों का अंबार है। सीधे सीधे ये लग रहा है कि यहाँ पर किसी ने खुद से जो गंदगी है फैलाई है, कचरा फेंका है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उसके अलावा भी हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह पूरे रोड पर उनके घर के बाहर गंदगी फैली हुई है। कहीं पर भी साफ़ सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा गया है, आप देख सकते हैं। रविशंकर प्रसाद मोदी के काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं, लेकिन एक और भरोसेमंद मंत्री
राजीव प्रताप रूडी हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, लेकिन इनके आवास के पास कितनी स्वच्छता है जरा देखिए। आज हम आपको स्वच्छता अभियान की कड़वी सच्चाई दिखला रहे हैं। अभी हम हैं राजीव प्रताप रूडी के पटना स्थित आवास के बाहर। आपको हम स्थिति दिखलाना चाहेंगे कि उनके यहाँ क्या स्वच्छता अभियान की सच्चाई है। तस्वीर आपको दिखला रही होगी कि किस तरह यहाँ पर भी गंदगी का अंबार फैला हुआ है। आपको हर एक जगह जहाँ भी हमारा कैमरा जा रहा है आपको सिर्फ गंदगी दिखेगी, साफ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं दिखेगी। ये तो था भारत सरकार के मंत्रियों के आवास का हाल। बिहार सरकार के मंत्री भी कम नहीं। पहले देखिए तो हकीकत का जब नारों से सामना होता है तो नज़ारा ऐसा ही दिखता है जैसा पटना में दिखा। सड़क पे झाड़ू नहीं, थोड़ा मन भी साफ करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया डीएनए देखने के लिए।